हाय दोस्तों, करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर आप सभी को जैसा कि पता होगा, अगर नहीं है तो चैनल ज़रूर चेकआउट कीजिए। अंदर प्लेलिस्ट डली हुई सब कुछ चेकआउट कीजिएगा। इस पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं 2011 से 2024 तक के कंप्लीट। और CTET पेपर 2 के यानी 1 के लिए पेडागोजी हिंदी महत्वपूर्ण है और 2 के लिए भी, और सभी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर भी। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन जो पहले करा दिए गए, जो यहाँ से रह गए थे, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, सारे फॉलो करते हैं। तो आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट चैनल है ये। क्योंकि हाँ, वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, सारे पेपर यहीं पर अवेलेबल है, ना कि बुक लेनी पड़ेगी। अगर जिसको लेना है बहुत अच्छा है, उससे लगाएं, इससे पढ़ें तो बहुत ही फायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुशाध्ययन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है। तो देखते हैं किस समूह को प्रतिपादित किया। तो विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सभी के लिए एक रूपी मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, या पुस्तक के अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध कराना, या सूचना हेतु समुचित सर्वाधिक और अनकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार दिव्यांगजन को अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत देखना है। तो हमारा पहला राइट है, ना कि दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये C-D राइट आंसर हो जाएगा, ना कि B, क्योंकि एक रूपी नहीं मानकीकृत, ये नेगेटिव वे में आ जाएगा, तो ये हमारा गलत ही क्वेश्चन है। तो ये C-D हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा, A-C-D। फिर आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो सभी धर्मों में समानता की वजह अंतर पर ज़्यादा बल दें, या विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें, या विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, या विशेष धर्मों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए शिक्षिका क्या करे, वो करे विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करे। तो राइट, वो शिक्षिका ये करेगी तो सम्मिलित हो जाएगा। तो हमारा दूसरा राइट आंसर माना जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है आगे, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो पढ़ना से, या सोचना, या चलना, या लिखना। तो जो डिस्ग्राफिया है वो जुड़ा हुआ है हमारा किससे, तो लिखना से। किससे? लिखना से डिस्ग्राफिया जुड़ा है। अगर तो हमारा अगर डिसलेक्सिया होता तो हो जाता हमारा पढ़ना। यहाँ पर है डिस्ग्राफिया, तो हमारा हो जाएगा क्या, लिखना। लिखना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया में, ना। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। तो हमारा सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा कौन सा, छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें, या शिक्षण और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, या स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, या बोर्ड पर लिखित निर्देश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, यानी तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे है कि उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देगी। तो अभिसरण सोच को, या फिर सीखने की जिज्ञासा को, या विचारों की मौलिकता को, या समस्या समाधान कौशल को। तो कौन से सृजनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका गतिविधियों को बचने से बढ़ावा देगी, तो वो है अभिसरण सोच को। किसको? अभिसरण सोच, यानी फर्स्ट राइट आंसर है। फिर है
शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अभी सीखे गए संप्रत्यों के विस्तारण और चर्चा करने से मना करें, या विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, या विषय वस्तु को समझने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें, या केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। जिसने नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़े हैं तो उनको पता होगा कि रटवाना नेगेटिव होता और मौखिक रूप से सीखना केवल भी नेगेटिव होता, एवं फर्स्ट में भी अभी सीखना के लिए भी नेगेटिव माना जाएगा। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा, जो विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दे, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे क्या कथन, फिर हम आंसर देंगे। तो अभी कथन, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या कारण, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हों। तो हमारा ए राइट आंसर है, बी राइट नहीं है, यानी बी गलत है। तो इसके अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ये सही है परंतु आर गलत है ना। फिर आगे देखते हैं, तो तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच क्या उत्पन्न करती हैं शिक्षार्थियों के बीच ऐसी योजना बनानी चाहिए शिक्षक को। तो चिंता, बोरियत या जिज्ञासा करे उत्पन्न, या हतोत्साहन। तो शिक्षार्थी ऐसी गतिविधि की योजना जरूर बनाएगा शिक्षक, यानी शिक्षार्थियों के बीच जो जिज्ञासा उत्पन्न करे, यानी जिज्ञासा पैदा करे, जिससे बच्चों की जिज्ञासा बढ़े पढ़ने को, सुनने को, समझने को। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो समावेशित ज्ञान, या अनुबंधित ज्ञान, या घोषणात्मक ज्ञान, या प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को कहा जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। क्या? प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता? ऐसा कौन जो विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देगा? अन्वेषण, या अधिसंज्ञान, या बातचीत, अंतःक्रिया, या निष्क्रिय अवलोकन। तो ऐसा क्या चीज़ है जो सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देगा? तो वो है निष्क्रिय अवलोकन, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर है, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो घोषणात्मक ज्ञान, या एपिसोडिक प्रकरणात्मक ज्ञान, या अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, या प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। क्या कहलाएगा? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, यह किसका उदाहरण माना जाएगा? तो अनुरूपक सोच का, या कार्यात्मक स्थिरता का, या अनुक्रिया समुच्चय का, या पश्चगामी कार्यकारी युक्ति का। तो यह संकेत माना जाएगा, जो संकेत ले रहा है वह माना जाएगा अनुरूपक सोच का। किसका? अनुरूपक सोच का। तो यहाँ आ जाएगा अनुरूपक सोच का, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ शिक्षार्थियों की उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें, और उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उन्हें उस संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताएं, या उन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करें, या शिक्षक को उन भ्रांतियों पर
प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और अगले संप्रत्यय की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्या कि विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। अगर आप अवसर प्रदान करेंगे या उन्हें खुद से भ्रांतियों को बात करने देंगे तो वो समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है ना। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है हमारा संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है या संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से सुसंतृत हैं, या संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं, या स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है। तो संवेगों और संज्ञान के बारे में जो कथन सही है वो हो जाएगा हमारा तीसरा, कि संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं, यानी हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे एवं लास्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम, इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। तो मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं देती, या मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। तो कैसी? तो हमारा दूसरा राइट है, यदि मैं अपने प्रयत्न से आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। राइट, कि अगर मैं प्रयत्न करूँगा, आवश्यकता से प्रयास करूँगा तो मैं ज़रूर कोई भी चीज़ में सक्षम हो पाऊँगा। तो यह प्रेरित करने की संभावना रखता है। तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर मेरी क्लास समाप्त होती है। आप सभी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर सेंड, क्योंकि बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं जो कि सभी के लिए। तो चलो, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।